वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे हिंद स्वराज का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13, व्हाट इज ट्रू सिविलाइजेशन। एज ऑलवेज जो कन्वर्सेशन है वो रीडर और एडिटर के बीच में है। रीडर कौन है और एडिटर कौन है ये आपको पहले से क्लियर हो गया है, मैंने फर्स्ट पार्ट में ही क्लियर कर दिया था। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। रीडर जो होता है वो पूछता है, क्या पूछ रहा है देखते हैं। You have denounced railways, lawyers and doctors. I can see that you will discard all machinery. What then is civilization? अच्छा, इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था ना कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसके अगेंस्ट में है गांधी जी, वो गांधी जी को नहीं पसंद है। तो जो एडिटर होता है जो रीडर होता है वो यही पूछ रहा है कि आपने रेलवेज को भी डिस्कार्ड कर दिया, लॉयर्स को भी कर दिया, डॉक्टर को भी कर दिया, ठीक है, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू में फिर सिविलाइजेशन है क्या? फिर हम किसे सिविलाइजेशन कहेंगे? एक चीज जो मार्क करने वाली है वो ये है कि रेलवेज, लॉयर्स और डॉक्टर्स को डिस्कार्ड किया है। Why I am saying this, ये आपको आगे चल के टेक्स्ट में पता चलेगा कि वो क्यों इन्हीं लोगों का नेम लेते हैं स्पेसिफिकली। ओके, चलिए एडिटर, अब एडिटर रिप्लाई देता है। एडिटर क्या बोलते हैं? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डिफिकल्ट नहीं है। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया has evolved is not to be beaten in the world। अब वो कह रहे हैं कि मेरा ये मानना है कि जो सिविलाइजेशन इंडिया का अपना है उसको पूरी दुनिया में कोई बीट नहीं कर सकता, उसको पूरी दुनिया में कोई बीट नहीं कर सकता। Nothing can equal the seeds sown by our ancestors। जो हमारे पूर्वज जिस सिविलाइजेशन को, जिन प्रथाओं को दे के गए हैं या जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को दे के गए हैं उनका कोई तोड़ नहीं है और उनके इक्वल कोई भी नहीं आ सकता, ठीक है, कोई भी सिविलाइजेशन नहीं आ सकता। रोम वेंट, ग्रीस shared the same fate. The might of the Paraphos was broken. Japan has become westernized. Of China, nothing can be said. But India is still somehow or other sound at the foundation। अब वो एग्जाम्पल देते हैं, क्या बोलते हैं वो? रोम आए, रोम भी चले गए, ग्रीस आए, ग्रीस का भी सेम कंडीशन हुआ ऑलमोस्ट। द माइटी ऑफ द पैराहोस कौन होते थे? इजिप्ट के जो रूलर्स होते थे एंशिएंट टाइम में, उनको हम पैराहोस बोलते थे। तो वो आए, उनको भी तोड़ दिया गया, यानी वो भी चले गए एक तरीके से। जापान जो है वो वेस्टर्नाइज्ड हो गया, जापान को भी वेस्टर्न साइड कर दिया गया। इन शॉर्ट वो भी डिफीट हो गया, समवे समहाउ उसे भी किनारे कर दिया गया। अगर हम चाइना की बात करें तो हम चाइना के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हैं। लेकिन इंडिया आज भी अपने फाउंडेशन पे है, खड़ा है। इंडिया में आज भी उसका खुद का कल्चर, उसका खुद का सिविलाइजेशन है, जबकि ऊपर जितने भी कंट्रीज के नेम लिए गए वहां का सिविलाइजेशन चेंज हो चुका है। वहां की जो एक एंसेस्टर वाली जो स्मेल थी वो चली गई है, हर चीज वहां पे मॉडर्नाइज हो गई है अब, राइट। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं वो कि लेकिन इंडिया जो है वो आज भी अपने फाउंडेशन पे खड़ा हुआ है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीक एंड रोम which exist no longer in their former glory। अब क्या बोल रहे हैं वो, क्या बता रहे हैं कि जो यूरोपियन है वो जो भी उन्होंने सीखा है वो ग्रीक और रोमन जो लिख करके गए, फॉर एग्जाम्पल एरिस्टोटल हो गए, प्लेटो हो गए, ये सब जो लिख करके गए या जो एंशिएंट राइटर्स थे उन्होंने जो लिख दिया उसको पढ़ करके सीखा है, राइट। अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से रिफॉर्मेशन और रेनेसा वगैरह आया और फिर किस तरीके से लिटरेचर चेंज हुआ, ठीक है। तो गांधी जी ने ये लाइन क्या शो करती है कि गांधी जी ने, उनके पास है इतनी नॉलेज, उन्होंने पढ़ा हुआ है वो सब, ठीक है। सो वो यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि यूरोपियंस जो थे उन्होंने जो ग्रीक और रोम राइटर्स लिख के गए उनके राइटअप को पढ़ करके सीखा, और जो कि आप उनकी जो आज की राइटिंग है उसमें कहीं भी नहीं दिखता है।
ठीक है, आज उनका जो राइटिंग पैटर्न है वो एकदम से चेंज हो चुका है, वो बदल चुका है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने के इस दौरान, द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक एंड रोम, सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन। अच्छा, अब उन्होंने क्या सोचा कि यूरोपियंस जो थे, उन्होंने क्या बोला कि यूरोपियंस जो थे वो जब इस दौरान जब वो सीख रहे थे रोम और ग्रीक के राइटअप से, तो उस टाइम पे उन्होंने जो ग्रीक और रोम ने जो मिस्टेक करी उसको अवॉइड करी। इतनी बुरी हालत थी, इतनी दयनीय कंडीशन थी उनके एजुकेशन की, ठीक है, उनके सोच की, उनकी थॉट प्रोसेस की, ब्रॉडनेस की, राइट। देखो, इसको ऐसे समझो कि जैसे कोई है, ठीक है, वो कोई चीज फर्स्ट टाइम करने, आप हो, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक योर एग्जाम्पल ओनली, आप हो, आप कोई काम पहली बार करने जा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे, गलती करोगे, उससे सीखोगे, वापस से करोगे, राइट। बट जब आपको कोई चीज बनी बनाई दे दी गई है, ठीक है, और आपने उस चीज को पहले नहीं बनाया है खुद से खोल करके या खुद से नहीं लिखा है, तो आपको क्या पता कि उसमें क्या गलत है या क्या सही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कहीं गलती भी होगी तो आप उसको अवॉइड करोगे ना, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि उसको हम फिर सही कैसे करेंगे, राइट। सो यहाँ पे उसी चीज की बात हुई है कि यूरोपियंस ने खुद से नहीं सीखा है, यूरोपियंस ने पढ़ के सीखा है दूसरे का, तो वो उनने जो मिस्टेक्स करी वो उसको अवॉइड करते थे। क्यों? क्योंकि सही कैसे होगी ये उन्हें नहीं पता था। एंड दैट इज वाई उन्होंने ये बोला है गांधी जी ने कि उनकी इतनी दयनीय कंडीशन थी, इतनी पिटिएबल कंडीशन थी। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। अच्छा, अब इन सब के बीच इतना कुछ हो रहा था दुनिया में, लेकिन उसके बावजूद इंडिया जो था वो अभी भी अपने फाउंडेशन पे खड़ा था, वो इमूवेबल था और वो अभी भी अपनी ग्लोरी को मेंटेन किए हुए था। It is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes. अब वो क्या कहते हैं कि ये चार्ज लगाया गया है इंडिया के लोगों पर। हर क्यों बोला गया? क्योंकि हम भारत माता बोलते हैं ना, हम फीमेल एज अ फीमेल बोलते हैं, तो फीमेल के लिए हर ही यूज होता है। ओके, सो वो ये कह रहे हैं कि इंडिया के जो लोग थे, इंडिया के जो पीपल थे, उनके ऊपर ये चार्ज लगाया गया कि वो अनसिविलाइज्ड हैं, इग्नोरेंट से यहाँ पे मतलब है अनएजुकेटेड हैं, एंड स्टॉलिड। स्टॉलिड यानी पीपल हु हैव लेस इमोशंस, बेसिकली जिनके पास इमोशंस की कम हो, मतलब इमोशंस जो है वो कम हो। सो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि इंडिया के लोग ऐसे थे, इसी वजह से ये पॉसिबल नहीं था कि हम उनको इंड्यूस करें, कि हम उनको ये बोलें कि आप इस चेंज को अडॉप्ट करिए, वो कर ही नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि वो अनसिविलाइज्ड हैं, अनएजुकेटेड हैं, ठीक है, लेस इमोशन है उनके अंदर, इस वजह से। आगे गांधी जी क्या कहते हैं? इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। जबकि ये जो चार्ज था ये पूरी तरीके से गलत था। आवर मेरिट यानी हम जो एक्चुअल में हैं उसके अगेंस्ट में था ये चार्ज, यानी उसके अपोजिट था, हम ऐसे नहीं थे। What we have tested and found true, हाँ, what we have tested and found true on the anvil of experience, we dare not change. हमने इतनी सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया है और हमने इतनी सारी चीजों को टेस्ट किया है, उसका ये रिजल्ट है कि हम नहीं बदलना चाहते। इस वजह से हम नहीं बदलना चाहते कि हम अनएजुकेटेड है ना, ये सच नहीं है। सच ये है कि हमने इतनी सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया है और इतनी सारी चीजों को टेस्ट किया है कि हम नहीं बदलना चाहते। हम जैसे हैं अपने फाउंडेशन से हम वैसे ही रहना चाहते हैं। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया। बहुत लोग हैं जो अपनी एडवाइस को इंडिया के ऊपर थोपना चाहते हैं, थ्रस्ट थोपना चाहते हैं। एंड शी रिमेन्स स्टडी। लेकिन इंडिया जो है वो अभी भी वैसी की वैसी ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एडवाइसेस। दिस इज हर ब्यूटी, और यही उसकी ब्यूटी है। इट इज द शीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारे होप का एक सपोर्ट है।
शीट एंकर आपको इमेज दिख रही होगी, ऐसा दिखता है। ये किस लिए यूज होता है? जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, जब वो पोर्ट पे पहुंचते हैं, सी पोर्ट पे, तो उन्हें स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए एक ये इतना छोटा सा टूल यूज किया जाता है, राइट। सो ये क्या करता है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये शिप को सपोर्ट करता है ना। सो सेम हेयर, शीट एंकर का यहाँ पे क्या मतलब है कि ये जो स्टेडीनेस है हमारे इंडिया के फाउंडेशन की, यही हमारा सपोर्ट है हमारे होप का। किसका? हमारे होप का। Civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty. Civilization वो प्रोसेस है जो हर इंसान को उसके ड्यूटी का पाथ, रास्ता दिखाता है कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसकी क्या ड्यूटीज हैं। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी and observance of morality are convertible terms. Here convertible terms means opposite terms, means the terms which have difference. ठीक है, क्या कह रहे हैं वो कि performance of duty and observance of morality ये convertible terms है, इनके बीच में difference है। To observe morality is to attain mastery over our mind and our passions. अब वो डिफरेंस बताते हैं, वो क्या बोलते हैं। मोरालिटी को ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है? मोरालिटी को ऑब्जर्व करने का मतलब है कि अपने माइंड पे और जो हमारा पैशन है, ठीक है, जो हमारा पैशन है उस पे काबू पाना, उस पे मास्टरी करना। सो डूइंग वी नो आवरसेल्फ, और इसी को करना क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है, जिसको करके हमें अपने बारे में जानने को मिलता है कि हम हैं क्या। ये बहुत अच्छी लाइन थी, इसको वैसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी से लेके वी नो आवरसेल्व्स तक, और इसको कोट भी कर सकते हैं आप अपने आंसर्स में। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। और अगर हम गुजराती लैंग्वेज की बात करें तो गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट, अच्छे कामों को करना, जो मॉरली और स्पिरिचुअली हर वे में अच्छे हों। If this definition be correct, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be. और अगर ये डेफिनेशन सही है सिविलाइजेशन की जो उन्होंने बताई गुजराती में, तब फिर इंडिया को, जैसा कि बाकी सारे राइटर्स लिखते भी हैं, कि इंडिया को किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। इंडिया के अंदर खुद में उतना पोटेंशियल है, इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर खुद उतना पोटेंशियल है, बस उनको अपने आप को देखना है और अपनी स्किल को बढ़ाना है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और ये जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन नहीं आना चाहिए। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। हम ये देख सकते हैं, हम ये नोटिस कर सकते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो रेस्टलेस बर्ड है। रेस्टलेस बर्ड इज अ फ्रेज जिसका मतलब होता है जो कभी रुके ना, जो कभी थके ना। तो वो यही कह रहे हैं कि हमारा जो माइंड है ना वो कभी रुकता नहीं है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स। जिसको तुम जितना दोगे, इसमें दिमाग में जितना भरोगे, उतने क्वेश्चंस अराइज होंगे और उतना ही इसको और चाहिए होगा। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और तब भी ये सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा, तब भी ये सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छी लाइंस हैं, इनको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। द मोर वी इंडल्ज आवर पैशंस। अब वो इस चीज को और थोड़ा एग्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब करते हैं। वो क्या कह रहे हैं, जितना हम अपने पैशन में इंडल्ज होते हैं, द मोर अनबर्डली दे बिकम। ठीक है, उतने ही ज्यादा, अनबर्डली का मतलब क्या होगा? अनबर्डली का मतलब ऐसी चीज जो रुके ना, मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि हम जितना अपने पैशन में इंडल्ज होंगे, हमें उस चीज को और ज्यादा करने का मन होगा, हमें मन होगा हम वो चीज और ज्यादा करें और ज्यादा करें। Our ancestors therefore set a limit to our indulgences. इसीलिए हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने रोक लगाई हमारे इंडल्जेंसेस पे। व्हाट इज इंडल्जेंसेस? देखिए, अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जाते हैं तो वहां पे इंडल्जेंस एक पूरा प्रॉपर मोमेंट हुआ था, उसकी डिटेल्स अलग हैं, बट यहाँ पे इंडल्जेंस का मतलब है वो काम करना जो आपके मन में आए,
ठीक है, तो यहाँ पे वो यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने इसीलिए, यही वो रीजन था, क्योंकि हमें क्या, जैसा उन्होंने ऊपर बताया कि हम अगर अपने पैशन को फॉलो करेंगे या हम अगर कोई चीज ऐसी कर रहे हैं जिस चीज को करने में हमें अच्छा लग रहा है तो हमें मन करेगा हम उस चीज को और करें। इसीलिए हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने हमारे इस चीज पे रोक लगाई, एक लिमिट सेट करी कि हाँ तुम्हें ये सर्टेन चीजें करनी है, ये सर्टेन चीजें नहीं करनी है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी को पत्थर मारना पसंद है तो क्या वो सबको पत्थर मारता रहेगा? नहीं ना, दैट इज नॉट गुड। आपका मन कर रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अच्छी चीज है, राइट? सो इसीलिए उस पर रोक लगाई गई ना, ये है ना कि नहीं मारना चाहिए पत्थर। सो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपको इंडल्जेंस और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। They saw that happiness was largely a mental condition. उन्होंने ये देखा कि जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, वो मेंटल कंडीशन पे है, डिपेंड करती है, आउटर वर्ल्ड पे डिपेंड नहीं करती है। सेम चीज, ये सेम चीज पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन में अब्दुल कलाम सर बोलते हैं। सेम चीज, बस थोड़ी बहुत वर्डिंग्स इधर उधर हो सकती है बट मीनिंग बिल्कुल सेम है। ओके, आगे वो क्या कहते हैं, मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। एक आदमी इसलिए खुश नहीं रह सकता कि वो बहुत अमीर है, या वो इसलिए दुखी नहीं हो सकता कि वो बहुत ज्यादा पुअर है, बहुत ज्यादा गरीब है। खुशी दिमाग पे डिपेंड करती है, खुशी जो है वो मेंटल कंडीशन है, वो हमारी इनर स्टेट है, वो बाहर से नहीं आ सकती। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। और फिर वो कहते हैं कि ये देखा गया है कि जो रिच लोग हैं वो ज्यादा ना खुश रहते हैं, बल्कि जो पुअर होते हैं वो खुश रहते हैं कंपैरेटिवली। इस चीज को ऑब्जर्व किया गया है। अगेन ये सेम चीज कलाम सर भी बोलते हैं पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके पढ़ लीजिएगा उसको। ठीक है, आगे वो क्या कह रहे हैं, Millions will always remain poor. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुअर ही रहेंगे जिंदगी भर। ऐसा क्यों बोला उन्होंने, देखते हैं, हो सकता है उन्होंने आगे बताया हो। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, और इन्हीं सब चीजों को ऑब्जर्व करते हुए, आवर एंसेस्टर्स डिसुएडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स। और इन्हीं सब चीजों को ऑब्जर्व करते हुए हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने रोक लगाई, उन्होंने मना किया कि हम लग्जरियस आइटम और जो प्लेजर्स हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, बल्कि हम अपने गोल को अचीव करने में अपना ध्यान लगाएं। We have managed with the same kind of bluff as existed thousands of years ago. ठीक है, अब वो यही कह रहे हैं कि ये जो चीजें हैं ना, जो वो अभी तक बताते आ रहे हैं, ये आज से नहीं है, ये पिछले 1000 of years ago से है। मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत पहले से है, और हम आज भी इन चीजों को मानते हैं कहीं ना कहीं। We have retained the same kind of cottages. अब वो बता रहे हैं, वो प्रूफ दे रहे हैं कि हम कैसे मानते हैं, ये चीज कैसे दिखती है। We have same kind of cottages that we had in former times. आज भी इंडिया में कुछ जगह ऐसी है जहां पे वैसे ही घर बनते हैं जैसे पहले के टाइम पे बना करते थे, पुराने टाइम पे बना करते थे। And our indigenous education remains the same as before. और हमारा जो एजुकेशन है वो अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था। पॉइंट टू बी नोटेड, हमारा एजुकेशन सिस्टम अब चेंज हुआ है, राइट? जब गांधी जी इसको लिख रहे थे तब कहीं ना कहीं तब भी मॉडर्न सिविलाइजेशन पूरी तरीके से नहीं आया था, अंडरस्टूड? इसीलिए उन्होंने ये बात बोली कि अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहां पे जो एजुकेशन है वो पहले की ही तरह है। We have had no system of life coordinating competition. और इस टाइम पे, और वो जो एजुकेशन था, हमारा एजुकेशन सिस्टम था, वहां पे जो आज के टाइम पे कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है वो उस टाइम पे नहीं था। लोग अपनी स्किल पे वर्क करते थे, राइट? जो उनके हैंड एंड फीट से जो वो कर सकते थे वो काम करते थे। ओके, Each followed his own occupation or trade and charged a regulation wage. हर इंसान अपने, पहले वो सिस्टम चलता था ना कि शूद्र एक उसमें, ठीक है, वैसा वाला था ना सिस्टम।
कुछ ऐसे धर्म वर्म नहीं होते थे। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं वो कि सबका अपना अपना ऑक्यूपेशन था, ट्रेड था, और सब उसी हिसाब से अपने वेज चार्ज करते थे। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, बट आवर forefathers knew that if we set our hearts after such things, we would become slaves and lose our moral fiber। क्या बोल रहे हैं वो कि ऐसा नहीं है कि तब हमें मशीन इन्वेंट करना नहीं आता था। इनफैक्ट जब आप अपने पुराण पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो फॉर्मूलाज, जो इन्वेंशंस आज हो रहे हैं, उनकी कैलकुलेशंस, उनके फॉर्मूलाज कब के लिखे हुए हैं, पहले से ही लिखे हुए हैं। ठीक, जैसे बहुत छोटी सी बात बताऊंगी, जो हमारी हनुमान चालीसा है ना, उसमें एक लाइन है, ठीक है, वो लाइन बताती है अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस। वो लाइन अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस बताती है। अगर आपको नहीं पता है कि वो कौन सी लाइन है तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, नहीं तो आप गूगल करके देखिए। ठीक है, तो ये हमें आज पता नहीं चला है, ये हम हनुमान चालीसा में पहले ही लिखा हुआ है, राइट। सो वही चीज है कि जब आप अपने पुराण पढ़ो तो आपको पता लगेगा। तो वही वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हमें तब मशीनरी इन्वेंट करनी नहीं आती थी, लेकिन हमारे जो फोर फादर्स थे वो इस चीज को जानते थे कि अगर हमने अपना दिल और दिमाग इस तरफ लगाया तो हम मजदूर बन के रह जाएंगे। जो आज है 9 to 12 की जॉब करो, उसके बाद घर आओ, थके हैं, खाना खाया, सो गए, फिर अगले दिन सेम रूटीन। जो एक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाली चीज है वो नहीं होती है। जैसे पहले हुआ करती थी कि एक मूवी आ रही है तो सब डीडी नेशनल पे साथ में बैठ के देख रहे हैं, वो वाला टाइम गया, वो नहीं है अब, राइट। सो यहाँ पे वही उसी चीज को बोला है इन्होंने। एंड लूज आर मॉरल फाइबर। मॉरल फाइबर यानी फाइबर हेयर इज इक्वल्स टू रूट्स, कि हमारे जो मॉरल रूट्स हैं वो आप भूल जाएंगे। और ये सच है। बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं। अभी अगर आजकल के टाइम पे आप लोगों ने लड़कों को पैर छूता हुआ देखा है, इनफैक्ट जो बॉयज है मैं उनको भी कह रही हूँ, आप लोग पैर कहाँ छूते हो? आप लोग पैर नहीं छूते हो, आप लोग घुटना छूते हो, नहीं तो थाइस छूते हो, नहीं तो ये जो बीच वाला एरिया होता है इसको छूते हो। आप लोग पैर नहीं छूते हो। पैर, अगर आप सच में पैर छूना है ना आपको, तो जो हमारा टो होता है उसका जो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे नेल होता है, वहां पे पैर छुआ जाता है। वो होता है सही तरीका पैर छूने का। तो ये क्या है? ये मॉरल फाइबर ही तो लूज कर रहे हैं। हमें यही नहीं पता होता है कि पैर छूना कहते किसे है। पैर छूने में पैर में कहीं भी छू लो, हो लिया, पैर छू लिया, ऐसे थोड़े होता है। सो दिस इज अ पॉइंट, यही वो कहना चाह रहे हैं। ठीक, therefore the ancestors therefore after due deliberation decided that we should only do what we could with our hands and feet। इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम वही काम करेंगे जिसके लिए हम लोग बने हैं, ठीक है, जिसके जो हम कर सकते हैं अपने हाथ पैर से। They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet। अब वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने ये देखा, ये ऑब्जर्व किया, ये फील किया कि हमारी जो असली खुशी है और जो हमारी हेल्थ है वो उस चीज को करने में होगी, अच्छी होगी, जब हम वो काम करेंगे जो हमारे हाथ पैर सही से कर सकते हैं। एंड उसी को हम आज के टाइम पे पैशन कहते हैं, अगर हम डीपली सोचें तो। They further reason that large cities were a snare जाल, and a useless encumbrance means useless burden, ठीक है, and that people would not be happy in them, that there would be gangs of thieves and robbers, prostitutes and wives flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men। अब वो बता रहे हैं कि उन्होंने लार्जर सिटीज को क्या बोला है, एंसेस्टर्स जो थे हमारे, उन्होंने जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं उनको जाल बोला है और एक यूजलेस बर्डन बोला है, ठीक है। एक वो ये बोलते हैं कि लोग उनमें खुश नहीं रहेंगे इस वजह से क्योंकि वहां पे थीव्स है, रॉबर्स हैं, ठीक है, जो चोरी करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन होता है वहां पे, ठीक है, और जो पुअर मैन है वो रिच मैन के थ्रू रॉब किए जाते हैं। मतलब जो रिच मैन है वो पुअर मैन्स को कुछ समझते ही नहीं है। नाउ हियर पुअर ओनली नॉट डिनोट्स टू गरीब, इनफैक्ट वो लोग जो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, पुअर यहाँ पे माइनॉरिटीज को लेकर के बोला गया है। therefore satisfied with its small village, और यही वो कारण है कि हमारे एंसेस्टर्स छोटे से गांव में खुश थे।
उनको छोटा गांव ज्यादा अच्छा लगता था. They saw that kings and their swords were inferior to the swords of ethics. उन्होंने देखा है कि किंग्स की जो तलवारें हैं वो जो एथिक्स की तलवार है उससे इंफीरियर है, उससे बड़ी नहीं हो सकती. वो कितना भी कत्ल कर ले, कुछ भी कर ले, ठीक है. जो हमारे एथिक्स होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं, और किंग्समैनशिप में जो आता है ना एक बार, उसके अंदर वहां से वो एथिक्स खत्म हो जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे ये भी है सिंबॉलिक मीनिंग एक. एंड दे देयरफॉर हेल्ड द sovereign of the earth to be inferior to the rishis and fakirs. और यही वो वजह है कि पुराने टाइम पे आपको कहीं किंग क्वीन नहीं मिलेगा. पुराने टाइम पे ऋषि और फकीर लोग हुआ करते थे. A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others. और ऐसा नेशन का जो और ऐसा नेशन जो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है वो लोगों को सिखाने में तो सक्षम है लेकिन लोगों से सीखने में सक्षम नहीं है. This nation had courts, lawyers and doctors, but they were all within bounds. यहाँ पे जो कोर्ट, ये जो नेशन है, जो आज का नेशन है, यहाँ पे कोर्ट्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और ये सारे क्या है, बाउंड है, विद इन अ बाउंड्री है. इनकी भी एक अपनी सर्टेन बाउंड्री है. एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर. सभी को ये पता है कि ये प्रोफेशन जो है वो पर्टिकुलरली सुपीरियर नहीं है. ठीक है. Moreover, the vakils and the Veds did not rob people. They were considered people's dependents, not their masters. बहुत अच्छी लाइन थी, बहुत अच्छी लाइन थी. Everybody knew से लेकर के to not their masters. यहाँ तक अंडरलाइन करिए, इसको आप कोट कर सकते हैं. क्या कह रहे हैं वो समझो. वो कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स, लॉयर्स वगैरह होते हैं ना, वो बाउंड है. और आज हम कहते हैं ना डॉक्टर्स भगवान होते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. वो लोगों को लूटते हैं आज के टाइम पे. ठीक है, वही वो कंपेयर करते हैं. पुराने टाइम पे कौन हुआ करते थे? पुराने टाइम पे हम डॉक्टर्स नहीं बोलते थे. पुराने टाइम पे वकील हुआ करते थे, और क्या लिखा है उन्होंने, वैद हुआ करते थे. तो जो वकील और वैद होते थे वो लूटते नहीं थे लोगों को. वो लोगों को लूटते नहीं थे. वो लोगों पे डिपेंड होते थे, ना कि वो लोगों के मास्टर्स कहलाते थे. आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे अगर तुम डॉक्टर से कुछ कह भी दो कि डॉक्टर मुझे लगता है ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, मुझे ज्यादा पता है तुम्हें, मैं डॉक्टर हूं या तुम, ऐसे बोलते हैं ना डॉक्टर्स. पुराने टाइम पे ऐसा नहीं होता था. ठीक है, पुराने टाइम पे ऐसा नहीं होता था. इनफैक्ट जो वैद होते थे, वैद और वकील लोग भी लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे. ठीक है, उनके मास्टर्स नहीं कहलाते थे. वो लोग ये नहीं दिखाते थे कि हम सुपीरियर है. ये सारी चीजें नहीं होती थी. जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर. मतलब जस्टिस जो है वो फेयर था उस टाइम पे. द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट. और जो ऑर्डिनरी रूल होता था ना, वो कोर्ट में जाने अवॉइड करना होता था. यानी आज के टाइम पे क्या होता है, हल्की सी लड़ाई, चलो कोर्ट में मिलते हैं, तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे. पहले ऐसा नहीं होता था. पहले हम अवॉइड करते थे. हम कोशिश करते थे कि बात जो है वो आपस में बात करके सिमट जाए, हमें कोर्ट ना जाना पड़े. लेकिन आज के टाइम पे ये नहीं है. देयर वर नो टॉर्च टू ल्योर पीपल इनटू देम. ठीक है, ऐसा नहीं होता था कि हमें वहां जाना ही पड़े या हमें वहीं जाना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता था. दिस एविल टू वॉज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स लार्ज सिटीज. और ये जो चीज है भी ना, ये बड़ी सिटीज में देखी जाती हैं. ठीक है, ये जो बड़ी सिटीज हैं उनमें ज्यादा पाई जाती हैं. द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली. जो कॉमन पीपल होते हैं वो इंडिपेंडेंटली रहते हैं. एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन. और वो शांति से अपना एग्रीकल्चर करते रहते हैं, एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन अपना करते रहते हैं. दे एंजॉय ट्रू होम रूल. वो लोग ऐसे हैं जो ट्रू होम रूल को एंजॉय करते हैं कि अपने में है, लोगों से बात भी कर रहे हैं, कुछ हो भी गया तू मैं तो आपस में सल्टाने की सोची कि आपस में बात करके सल्टा लेते हैं, वो वाला सीन. एंड वेयर दिस कर्स्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज नॉट रीच्ड, इंडिया रिमेन्स एज इट वाज बिफोर. अब वो कह रहे हैं कि जहां जहां पे ये कर्स्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन, व्हाई ही वाज कर्स्ड, बिकॉज उनको नहीं पसंद था ना
तो वही वो और ज्यादा इसकी डिग्री हाई करने के लिए वो कर्स्ड एज एन एडजेक्टिव यूज करता है यहाँ पे मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए। तो वो ये कह रहे हैं कि जहां जहां पे आज भी इंडिया में मॉडर्न सिविलाइजेशन नहीं पहुंचा है, वहां वहां इंडिया आज भी वैसा ही है जैसा था, मतलब जैसा उन्होंने ऊपर एक्सप्लेन किया वैसा। द इनहैबिटेंट्स ऑफ दैट पार्ट ऑफ इंडिया विल वेरी प्रॉपरली लाफ एट योर न्यू-फैंगल्ड नोशंस। न्यू-फैंगल्ड नोशंस, न्यू-फैंगल्ड बेसिकली ऐसे मॉडर्नाइजेशन को बोलते हैं जो स्पीकर को पसंद नहीं है। स्पीकर यानी उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का स्पीकर। अगर कुछ मॉडर्न या कुछ न्यू हो रहा है लेकिन वो उस टेक्स्ट, पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऑथर को, या नॉट ऑथर बेसिकली स्पीकर को नहीं पसंद है, तो वहां पे न्यू फैंगल्ड वर्ड आता है। ओके, सो वो यही कह रहे हैं कि जो वहां के लोग हैं ना, जो इंडिया अभी भी वैसा ही है, वहां के जो लोग हैं वो तुम्हारे मॉडर्न सिविलाइजेशन पे हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे उसका। द इंग्लिश डू नॉट रूल ओवर देम, उनके ऊपर इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स रूल नहीं कर सकते। नॉर विल यू एवर रूल ओवर देम, और ना ही तुम कभी कर पाओगे रूल। ठीक है, यानी तुम उन्हें ये फोर्स नहीं कर सकते कि तुम आप मॉडर्न सिविलाइजेशन को ही फॉलो करिए। Those in whose name we speak we do not know, nor do they know us. जो वो जिनके बारे में हम बोल रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूं, वो मुझे नहीं जानते और ना ही हम उन्हें जानते हैं। I would certainly advise you and those like you who love the motherland to go into the interior that has yet been not polluted by the railways and to live there for 6 months. अब वो ये बोल रहे हैं कि आप सभी से को मैं ये एडवाइस देता हूं और मैं ये चाहता हूं कि जो लोग अपनी भारत माँ से प्यार करते हैं, ठीक है, जो लोग उसकी इंटीरियर तक यानी कि डीपनेस में जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में हमारा इंडिया है क्या, वो वहां जाके रहे 6 महीने के लिए। जो अभी भी जहां पे पुराने तरीके से रहा जाता है, जो एरिया अभी भी मॉडर्न सिविलाइजेशन से पॉल्यूटेड नहीं हुआ है, रेलवे से पॉल्यूटेड नहीं हुआ है। रेलवेज को हम आजकल अच्छा मानते हैं ना कि रेलवेज बहुत अच्छा है, नहीं। रेलवे की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस टाइम पे रेलवेज इसलिए नहीं यूज हो रहे थे कि हमें हेल्प मिल जाए, वो ब्रिटिशर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में दिक्कत होती थी सामान, इसलिए उन्होंने बिछाई थी वो लाइन, अगर हम शॉर्ट में समझे तो इसीलिए यहाँ पे रेलवेज को भी बहुत अच्छा नहीं माना गया है। आगे वो क्या कहते हैं, यू माइट देन बी पैट्रियोटिक एंड स्पीक ऑफ होम रूल। आपको तब जाके पता लगेगा कि एक्चुअल में पैट्रियोटिक होने का क्या मतलब होता है और होम रूल कहते किसको है, वो आपको तब पता लगेगा जब आप वहां जाके 6 महीने रह के आओगे। नाउ यू सी वॉट आई कंसिडर टू बी रियल सिविलाइजेशन। अब आपको समझ में आया कि मैं रियल सिविलाइजेशन किसको कंसीडर करता हूं। दोज हु वांट टू चेंज कंडीशंस such as I have described are enemies of the country and are sinners. वो लोग जो मैंने डिस्क्राइब की कंडीशंस अगर उनको चेंज करना चाहते हैं तो वो लोग क्या हैं, दुश्मन हैं इस कंट्री के और एनिमीज हैं, सिनर्स हैं। एनिमीज हैं, दुश्मन हैं और सिनर्स हैं। सिनर्स पापी, सिन करने, सिन मतलब क्या होता है, पाप। तो जो पाप करता है उसे क्या बोलते हैं, सिनर। ओके, अब वापस से रीडर का आता है डायलॉग। रीडर पूछता है, रीडर क्या बोल रहा है अब, इट वुड बी ऑल राइट इफ इंडिया वर एग्जैक्टली एज यू हैव डिस्क्राइब्ड इट। हाँ, तब भी सही होता अगर इंडिया वैसा ही होता जैसा आपने डिस्क्राइब किया। बट इट इज ऑल्सो इंडिया वेयर द हंड्रेड्स ऑफ चाइल्ड विडोज, वेयर 2-year-old बेबीज आर मैरिड, वेयर 12-year-old girls are mothers and housewives, where women practice polyandry. Polyandry बेसिकली प्रथा को बोलते थे जिसमें एक ही वुमेन 2 या 2 से ज्यादा हस्बैंड्स की वाइफ होती थी, उसे हम polyandry बोलते थे। Where the practice of नियोगा obtains, नियोगा वही प्रथा है, ये भी पुरानी प्रथा है। Where नियोगा क्या होता है आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं नियोगा, ये एक प्रथा थी। Where in the name of religion girls dedicate themselves to prostitution and in the name of religion sheep and goats are killed. Do you consider these also symbols of the civilization that you have described? अब रीडर
क्या करता है बेसिकली, अगर हम इसको शॉर्ट में समझे तो पुराने टाइम की जितनी भी बेकार चीजें हैं, जो बुरी चीजें हैं, उनको गिनवाता है और ये बोलता है कि ये भी तो उसी पार्ट, ये भी तो उसी का पार्ट है जिस सिविलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं। तो हम क्या इसको उसी सिविलाइजेशन का सिंबल समझ सकते हैं? ये रीडर पूछता है। तो एडिटर क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, यू मेक अ मिस्टेक, आपने थोड़ी सी गलती कर दी। द डिफेक्ट्स दैट यू हैव शोन आर डिफेक्ट्स, जो डिफेक्ट्स आपने दिखाया वो क्या है, वो डिफेक्ट्स हैं, वो सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है। nobody mistakes them for ancient civilization, उसको आप एंशिएंट सिविलाइजेशन में मिक्स नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? अभी हो सकता है वो आगे बताएं, देखते हैं, पढ़ते हैं। दे रिमेन इन स्पाइट ऑफ इट, वो तब भी रहेंगे। मतलब क्या है कि अगर, उनका कहने का मतलब ये है कि अगर सोसाइटी में अच्छा है तो बुरा होगा ही होगा, वरना हमें पता कैसे चलेगा कि अच्छा क्या है? और अगर बुरा है तो अच्छा होगा ही होगा, बुरा नहीं होगा तो हमें, या अच्छा नहीं होगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि बुरा क्या है ना? तो वो वही चीज कह रहे हैं कि वो रहेंगे ही रहेंगे। अटेम्प्ट्स हैव ऑलवेज बीन मेड एंड विल बी मेड टू रिमूव देम, हाँ अटेम्प्ट जो है वो किए गए हैं इन चीजों को कम करने के लिए और हमेशा ही किए जाएंगे। We may utilize the new spirit that is born in us for purging ourselves of these evils. हाँ, जो हमारे अंदर हमारी जो आत्मा है या जो एक हमारी न्यू स्पिरिट जाग रही है, हम उसको बचा सकते हैं कि हम इस तरफ ना जाएं। अपना माइंड डाइवर्ट करके, अपना दिमाग अच्छे चीजों में लगा करके हम उससे बचा सकते हैं खुद को, वो हमारे हाथ में होता है। But what I have described to you as emblems of modern civilization are accepted as such by its votaries. ठीक है, वो जो मैंने डिस्क्राइब किया आपको एज अ मॉडर्न सिविलाइजेशन की, मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, वो जब आप उनकी वोटरीज से, वोटरीज यानी ऐसे लोग जो मॉडर्न सिविलाइजेशन चाहते हैं कि हो, उनसे जब आप पूछेंगे तो आप यही चीज पाएंगे जो मैंने बताया। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी पार्ट में ऐसा नहीं है, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और कोई भी सिविलाइजेशन ऐसा नहीं है, हैव ऑल मेन अटेंडेड परफेक्शन, जहां पे हर एक इंसान जो है वो परफेक्ट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर जगह कमियां है, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी है, तभी तो हम इंसान है, वरना भगवान नहीं हो जाते। The tendency of the Indian civilization is to elevate the moral being. जो टेंडेंसी है इंडियन सिविलाइजेशन की, ठीक है, यानी जो मेन गोल है, जो एम है, जो टेंडेंसी है, वो क्या है, वो मॉडर्न बीइंग को, यानी इंसान के मॉरल बीइंग को, यानी इंसान के मॉरल बिहेवियर को एलिवेट करना, यानी कि उभारना है, ठीक है, दैट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। लेकिन अगर हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करें तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का क्या है, इज टू प्रोपगेट इमोरलिटी, वो इमोरलिटी को ज्यादा प्रोपगेट करते हैं, प्रोपेगेंडा बनाते हैं, इमोरलिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। देखो यहाँ पे दो वर्ड है, एलिवेट एंड प्रोपगेट, दोनों का ही मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना या उभारना। बट एलिवेट यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में यूज हुआ है और प्रोपगेट यहाँ पे नेगेटिव सेंस में यूज हुआ है, जबकि प्रोपगेट को हम पॉजिटिव सेंस में भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे इन दोनों वर्ड के बीच का डिफरेंस आपको पता लगा है ना, कि जो ये एज एन एडजेक्टिव किस वर्ड के लिए यूज हुआ है उस पे डिपेंड करेगा कि एलिवेट और प्रोपागेट जो वर्ड्स हैं वो हैं तो बढ़ाने के लिए, बट वो नेगेटिव सेंस में बढ़ा रहे हैं या पॉजिटिव सेंस में बढ़ा रहे हैं, ये वो जिस वर्ड के लिए एज एन एडजेक्टिव यूज किए गए हैं उसको देख के पता लगेगा। ठीक है, ये क्या था, ये था क्रिटिकल एनालिसिस, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल एनालिसिस करना। ठीक है, इन डेप्थ मीनिंग फाउंड करना, क्रिटिकली ग्रामेटिकली हर जगह से देखना, इसको कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। ओके, आगे पढ़ते हैं। द लेटर इज गॉडलेस, यानी जो लेटर यानी कि जो अभी सिविलाइजेशन आने वाला है, मॉडर्न सिविलाइजेशन, वो गॉडलेस है, यानी उसमें भगवान तो कहीं है ही नहीं। स्पिरिचुअलिटी की तो, भगवान से क्या मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी की तो कहीं बात हुई ही नहीं है। और अल्टीमेटली अगर आप स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हो, यानी हल्के फुल्के कहीं स्पिरिचुअल होते हो, तभी आपके अंदर मॉरल वैल्यूज भी आती हैं।
ठीक है, उस तरीके से जैसे आनी चाहिए। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, लेकिन जो हमारा पुराना है, जो अभी तक चलता आ रहा है, वो भगवान पे विश्वास रखता है, वो स्पिरिचुअलिटी पे यकीन रखता है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, वो इतना, जो हमारा पुराना सिविलाइजेशन है वो इतना अंडरस्टैंडिंग और इतना बिलीविंग है, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंज, यानी कि वो बिहोव्स का क्या मतलब हुआ कि कोई ड्यूटी आपको दी गई है, कोई वर्क आपको दिया गया है, उसको आप अच्छे से करो, दैट इज बिहोव। तो क्या कह रहा है, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंज होल्ड to the old Indian civilization even as a child clings to the mother's breast। बहुत अच्छी लाइन है। क्या बोल रहे हैं वो कि वो इतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है हमारा पुराना सिविलाइजेशन, और इतना ज्यादा बिलीविंग है कि आज भी जो लोग जानते हैं अच्छे से उसके बारे में, वो आज भी ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन को वैसे ही पकड़ के रखना चाहते हैं और उसको वैसे ही फॉलो करना चाहते हैं, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी के ब्रेस्ट को यानी दूध को नहीं छोड़ता है। ठीक है, बच्चों को देखा है ना, दे नीड, ठीक है, उनको चिड़ मची तभी उन्हें मम्मी चाहिए, वो देखा होगा आप लोगों ने, ऑब्जर्व किया होगा। तो वही बहुत अच्छा कंपैरिजन किया उन्होंने यहाँ पे, सिविलाइजेशन को मदर्स के ब्रेस्ट से कंपेयर किया गया यहाँ पे। ओके, सो वो चीज है। सो आई होप यहाँ पे खत्म होता है चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या है, ठीक है, इस चैप्टर में। एंड ये था पार्ट 2। पार्ट 3 में हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे अपना हिंद स्वराज का, जो आपके सिलेबस में है लास्ट चैप्टर, वो हम पढ़ेंगे। और हाँ, एक और चीज, पार्ट 3 की वीडियो थोड़ी सी और लंबी हो सकती है क्योंकि जो चैप्टर है वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो अब मैं वापस से पार्ट 3 को 2 पार्ट में डिवाइड करूं, वो सही नहीं लगता ना, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी और फिर बच्चे ढूंढ भी नहीं पाते हैं। सो इसीलिए पार्ट 3 में ही पूरा पढ़ाऊंगी मैं, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो इंटरेस्टिंग तो है, पढ़ते जाइएगा। ओके, टिल देन keep studying and keep watching this channel.